दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है क्योंकि YouTube फिलहाल AI जैसी स्टोरी रीडिंग वाले कंटेंट को अनुमति नहीं देता। फिर भी मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी सुनना पसंद करते हैं। अगर कभी थोड़ा देर हो जाए तो कृपया समझें। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। अध्याय 2440 कौन मजबूत और कौन कमजोर। 1। दारीबर्ग के होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी। वो बेपरवाही से बोला, खैर, डार्कसन फॉरेस्ट की स्थिति हम लगभग समझ ही चुके हैं। तुम्हें बताने में मुझे कोई डर नहीं है। कुछ समय पहले हमारी टक्कर डार्कसन फॉरेस्ट के एक मेंटल पॉल्यूटर से हुई थी। उसका एबिलिटी इंडेक्स पूरे 45,000 पॉइंट था, लेकिन हम फिर भी उसे आसानी से गिराए। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा संकट कौन हल करेगा, सही? दारीबर्ग ने इतना बोलकर बाकियों से तारीफ की उम्मीद से इधर उधर देखा। वो जरूर चाहता था कि झांगी और किंग आर्थर के चेहरों पर हैरानी दिखे। इतनी बड़ी उपलब्धि सुनकर वे मान ले कि फ्रेमोंट के इनह्यूमन ही सबसे ताकतवर हैं और पूरे गठबंधन की असली मुख्य शक्ति। लेकिन काफी देर इंतजार करने पर भी उसे मनचाहा रिएक्शन नहीं मिला। इससे दार्जेबोर्ग थोड़ा नाराज हो गया। झांगी और बाकी लोग वही खड़े थे। उनके चेहरे के भाव कुछ अजीब से थे। वे सब दारीबर्ग को देख रहे थे, जबकि झांग यी के होठ अनचाहे ही फड़क रहे थे। वो मन ही मन खुद को रोक रहा था। नहीं, अभी हंसा तो इनका दिल टूट जाएगा। सबके लिए ये पल बहुत असहज था, लेकिन दार्जेबोर्ग ने इसे अलग तरीके से समझा। उसे लगा कि फ्रेमोंट की जीत को ये लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके चेहरे उसे हीनता और दर्द जैसे लगे। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, दारीबर्ग बोला। हम फ्रेमोंट वाले हमेशा से लड़ाकू लोग रहे हैं। ताकत ही हमारी पहचान है। अलेक्सी ने हालांकि झांगी और उनके साथियों के चेहरों पर कुछ समझ लिया था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप किनारे खड़ा देखता रहा। मोरेना के होंठ हल्के से ऊपर उठे, लगभग नजर न आने जैसा। वो आगे बढ़ी। उसकी नजरें शांत और ठंडी थी। दार्जेबोर्ग, तुम बढ़ा चढ़ा रहे हो। एक मेंटल पॉल्यूटर को भी ठीक से नहीं हरा पाते और दुनिया बचाने की बात करते हो। यह बस एक छोटा सा मामला था। झांग यी ने हल्का सिर हिलाया। वास्तव में कहने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। वो अकेले केले दर्जनों मेंटल पॉल्यूटर्स गिरा चुका था, जिनमें कई नाइट लेवल वाले भी शामिल थे, और उसने तो कभी ये बात ढोलन गाड़े बजाकर सबको नहीं बताई। फिर भी वो मोरेना को समझता था। आखिर 45,000 इंडेक्स वाला मेंटल पॉल्यूटर मानव सुपर ह्यूमन के लिए बड़ा बॉस लेवल का दुश्मन होता है। लेकिन 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 यहां मौजूद हर शख्स ने अपनी आंखों से झांग यी को मेंटल पॉल्यूटर्स को ऐसे मारते देखा है जैसे फल काट रहा हो। मोरेना ने झांग यी की तरफ देखा और ठंडे स्वर में बोली, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेमोंट की टीम यहां पहुंच चुकी है। चांद का संकट असली मायने में हम ही सुलझा सकते हैं। दारीबर्ग तुरंत बोला, हां, अगर फ्रेमोंट के योद्धा न होते तो चांद का संकट बहुत पहले फट चुका होता। कमाल है, तुम लोग तो कई दिनों से एक करप्टर को भी नहीं गिरा पा रहे थे। फ्रेमोंट के योद्धा जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में आत्मविश्वास और घमंड टपक रहा था। बाकी सब एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर अजीब सी मुस्कान, और माहौल बेहद ऑकवर्ड। मॉर्गन और ब्रायन तो साफ साफ उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वे इन घमंडी लोगों को देखकर बस हल्का मजाक ही कर रहे थे। मॉर्गन ने धीमे से हंसकर कहा, वाह, इन लोगों की तो डींगे मारने की मशीन ही चालू रहती है। ब्रायन ने सिर हिलाया। हां, लगता है आवाज इतनी बड़ी है कि हम छोटे लोगों को झुकी जाना चाहिए। इसी बीच जब फ्रेमोंट के योद्धा अपनी पीठ खुद थपथपात पथपाकर और ऊंचे उड़ने लगे, ब्रायन आराम से आगे बढ़ा।
उसने दारीबर के कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराया। भाई, मेंटल पॉल्यूटर को गिराने में तुम लोग वाकई कमाल के रहे। 45,000 इंडेक्स। तुम तो पृथ्वी के सुपर हीरो ही हो गए। दारीबर्ग ने हाथ हिलाया। अरे नहीं, हीरो का खिताब तो आपको मिलना चाहिए। आखिर तुम लोग तो डार्क सन फॉरेस्ट से भागकर बाहर आ गए थे। सिर्फ हमारा पैंथियन ही असली लड़ाई लड़ा और एक मेंटल पॉल्यूटर को मारा। उसने भीड़ की तरफ देखा और शिकायत भरी आवाज में बोला, ठीक है, अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हमें तुरंत जाकर स्पार्क ढूंढना है। हर दिन की देरी पृथ्वी के लिए खतरा बढ़ाती है। प्रोफेसर दा विंची ने गहरी सांस ली और कुत्ते को देखा। मैं अब एक शब्द और सुनूंगा तो उल्टी कर दूंगा। इनको सच्चाई बता दो। क्यों ब्रायन ही बताए? किसी इंसान के बोलने से तो ये बहुत चोट खाएंगे, और अगर सच्चाई कुत्ता बोले तो वो और भी मजेदार लगेगी। ब्रायन ने गला साफ किया, फिर पैंथियन की भीड़ के सामने जाकर हाथ फैलाए। कौन सा संकट? संकट तो कब का खत्म हो चुका है। हमने तुम्हें बस ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम पृथ्वी लौट सकते हो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द फ्रेमोंट के योद्धाओं पर हथौड़े की तरह गिरे। क्या क्या कहा तुमने? दारीबर की मुस्कान उसी जगह जम गई। मोरेना और पैंथियन के योद्धा अविश्वास से उसे देखते रह गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने गलत सुना, या कुत्ते ने इंसानी भाषा ठीक से नहीं सीखी। ब्रायन आलस से बोला, मेरे भाई केओस के नेतृत्व में हमने स्पार्क ढूंढ लिया और उसे लूनर साम्राज्य को सौंप दिया। सील फिर से मजबूत कर दिया गया है। सब खत्म। मतलब? उसने अपने पंजे फैलाए। तुम्हें बस वापस बुलाना था, यही काम था। ब्रायन ने आगे कहा, तो मेरे वीर भाइयों, अब डींगे हाँकने की जरूरत नहीं है। चांद का संकट बहुत पहले ही शांत किया जा चुका है। तुम्हारे कारनामे अगर इतिहास में लिखे भी गए तो बस ट्रांजिशन वाले अध्याय में आएंगे। फ्रेमोंट के योद्धा कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उनकी हंसी अचानक रुक गई। दारीबर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। साफ दिख रहा था कि वो यकीन नहीं कर पा रहा। मोरेना के चेहरे से घमंड गायब हो गया। उसकी जगह सदमा और शर्म ने ले ली। जुस्सरबर्ग बुदबुदाया, ये सही नहीं हो सकता। वे सब बहस करना चाहते थे। आखिर वे सब मिलकर एक मेंटल पॉल्यूटर से लड़ने में जान लगा चुके थे। वे तो अभी तक डार्क सन फॉरेस्ट के और भीतर तक पहुंच भी नहीं पाए थे। लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि झांगी और बाकी लोग न सिर्फ स्पार्क खोज लाए, बल्कि पूरे संकट को खत्म करके आराम से उन्हें लेने भी आ गए। ये बात वे मानना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद हर सुपर पावर वाले इंसान की नजर ने उन्हें सच्चाई दिखा दी। हां, सब कुछ खत्म हो चुका था। चैप्टर 2441, कौन मजबूत और कौन कमजोर? 2। मुस्कान गायब नहीं होती, बस आगे बढ़ जाती है। सबके चेहरों पर छिपी हुई चुटकी लेने वाली अभिव्यक्ति अब छिप नहीं पा रही थी, लेकिन पैंथियन के लोगों के सामने वे खुलकर हंस भी नहीं सकते थे। मोराना और बाकी लोगों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी ही बची थी। अलेक्सी ने सिर मोड़ा और बेबस होकर सांस छोड़ी। मैंने पहले ही इन्हें चेतावनी दी थी कि इतना घमंड मत दिखाओ। पहले हालात समझ तो लो, फिर अकड़ दिखाना। पर फिर भी मोराना और बाकी को पूरी तरह दोष देना मुश्किल था। साधारण इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता कि झांगी इतनी जल्दी डार्क सन फॉरेस्ट को पार कर लेगा। पिछले 6 महीनों में मोराना पैंथियन को लेकर आर्कटिक ओशन में गहरे तक गई थी। उनकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी और वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे। इसीलिए मोराना को लगा था कि उसकी वर्तमान शक्ति झांग यी के बराबर पहुंच चुकी है, चाहे वो झांग यी को हरा न पाए। लेकिन अंतर ज्यादा नहीं, लगभग 5.5 बनाम 4.5। तो उसे कैसे अंदाजा होता कि झांग यी इतनी जल्दी यहां पहुंच चुका है? उसके हमेशा ठंडे चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई और उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। जितना जोर से पैंथियन के योद्धा अभी थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अब उतने ही शर्मिंदा थे।
सबसे ज्यादा उतावला दारीबर्ग तो वही जमीन में गड्ढा खुद खिसक जाने की इच्छा कर रहा था। आखिरकार झांग यी आगे बढ़ा और फ्रेमोंट के लोगों की ओर हल्की नजर डालते हुए बोला, ब्रायन ठीक कह रहा है, चांद का संकट हमने हल कर दिया है। अब सब आराम करो, पृथ्वी लौटने का समय हो गया है। इन शब्दों ने झांग यी को घमंडी नहीं दिखाया, बल्कि ऐसी सहजता दिखाई जैसे वो इंसानी नायकों के इन महान कार्यों का आदी हो। फ्रेमोंट के योद्धा स्तब्ध रह गए, खासकर मोराना, जिसकी आंखों में अब जटिल भाव थे और उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। वो जानती थी कि झांग यी साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो चांद के इतने बड़े संकट को इतनी आसानी से सुलझा लेगा। कैसे कैसे किया तुमने ये? मोराना ने आखिरकार बोल ही दिया। उसकी आवाज में साफ सदमा था। वो कोई साधारण संकट नहीं था। और तुमने तो? झांग यी हल्का सा मुस्कुराया। अब तुम्हें फायर सोर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मदद महत्वपूर्ण थी, लेकिन असली समाधान सिर्फ मैं ही निकाल सकता था। फ्रेमोंट के योद्धा पूरी तरह चुप हो गए। उनका गर्व और घमंड पल भर में शर्म में बदल गया। अभी कुछ देर पहले तक वे अपनी ताकत पर इतराते फिर रहे थे और अब बस झांग यी की पीठ को निहार रहे थे। लगता है झांग यी ने उनकी तरफ देखा, आंखों में हल्की बेबसी के साथ। तुम्हें अभी और मजबूत होना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे कि असली ताकत कैसी होती है। ब्रायन ठहाका लगाते हुए दारीबर्ग के कंधे पर हाथ पड़ा। लॉर्ड वल्कन, तुमने 45,000 पॉइंट वाले मेंटल पॉल्यूटर को हराया, लेकिन मत भूलो, अब असली खतरा उस स्तर का नहीं है। ऐसे जीव तो मेरे कैओस भाई के लिए चींटियों जैसे हैं, एक हाथ में एक। भले ही इन शब्दों में थोड़ी अतिशयोक्ति थी, पर फिर भी बेकार नहीं थी। किंग आर्थर और बाकी का शांत चेहरा देखकर मोराना और दार्सबॉर्ग पूरी तरह घबरा गए। क्या झांग यी उनसे इतना आगे निकल गया और उन्हें पता भी नहीं चला? फ्रेमोंट के योद्धा गहरी चुप्पी में डूब गए। उनके बीच एक असहज माहौल फैल गया और कोई भी फिर से बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत न कर सका। अच्छा, चांद का मामला खत्म। झांग यी ने हाथ छाड़े। समय हो गया है, बाकी लोग अब नहीं आएंगे। जैसा पहले तय हुआ था, योगदान के आधार पर संसाधन बांटे जाएंगे। इन 2 दिनों में तुम सबने मेहनत की है, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगर किसी को कोई राय है तो बता सकता है। सुनूं या न सुनूं, ये मेरे ऊपर है। झांग यी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हर किसी ने चुपचाप हामी भर दी। उसने संसाधन निकालकर बांटना शुरू किया। कई लोग लौटकर नहीं आए, लेकिन फिर भी हर देश को नियमों के हिसाब से उसका हिस्सा मिलेगा। जो युद्ध में मारे गए, उन्हें भी उनका हिस्सा दिया जाएगा। चांद की दोनों महान साम्राज्यों से मिले संसाधनों का 50% मैं तुम्हें दे रहा हूं। सबके चेहरों पर शक उभर आया। कोई नहीं मान रहा था। मॉर्गन खुद ही बड़बड़ाया, 20-30% मिल जाए, वही काफी है। असल में वो ज्यादा सोच रहा था। झांग यी तो सिर्फ 10% देना चाह रहा था, वो भी सिर्फ मन रखने के लिए। असल संसाधन तो उसी के हिस्से में आने चाहिए थे, क्योंकि असली काम उसी ने किया था। वो कितना मिला, ये सिर्फ उसे ही पता था। 50% कहना बस सबको अच्छा महसूस कराने के लिए था। किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सब बस उम्मीद से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि संसाधन उनके भविष्य की शक्ति से सीधे जुड़े थे। आखिरकार सबको उनका हिस्सा दे दिया गया। जो देश युद्ध में पूरी तरह खत्म हो गए थे, उनके हिस्से भी झांग यी ने अलग रख दिए और यांग शिनशिन को वापस जाकर पहुंचाने के लिए कहा। अब चांद के संसाधन बांट दिए गए और सभी को उनका इनाम मिल चुका था। अब असली काम था इन संसाधनों को शक्ति में बदलना। लूनर मिशन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। झांग यी के आदेश पर वापसी की यात्रा शुरू हुई। स्पेसशिप के इंजन गूंजे और जहाज धीरे धीरे ऊपर उठ गया। झांग यी खिड़की के पास नरम सोफे पर बैठा, अंधेरे अंतरिक्ष और बंजर पृथ्वी को देखते हुए।
उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प चमक रहा था। आने वाला रास्ता अभी लंबा और खतरनाक था, लेकिन वो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार था। कोलंबिया की टीम भी अपने जहाज में लौट गई। वे झांग यी की ताकत से हैरान थे, लेकिन जानते थे असली लड़ाइयां अब शुरू होंगी। चलो, झांग यी ने धीमे स्वर में कहा। स्पेसशिप फिर से गड़गड़ाता हुआ ऊपर उठा और बहादुर योद्धाओं का ये दल भविष्य की अनजान चुनौतियों की ओर बढ़ गया। चांद का संकट मिट चुका था, लेकिन उससे भी बड़ा संकट और उससे भी बड़ा मिशन उनका इंतजार कर रहा था। चैप्टर 2442 हु इज स्ट्रॉन्गर एंड हु इज वीकर। 3। ड्रीमर धीरे धीरे तियानहाई सिटी के रनवे पर उतरा। झांग यी स्पेसशिप के हैच से बाहर निकला और उसके सामने का नजारा बिल्कुल वैसा ही था। तियानहाई सिटी बहुत तेजी से विकसित हो चुकी थी और उसे हुआक्सू किंगडम का सबसे बड़ा महानगर कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं था। अपने हाथों से बनाई हुई इस सिटी को देखकर झांग यी के मन में गर्व की भावना उठी, जैसे कोई राजा अपने राज्य को देख रहा हो। इस यात्रा ने उसे सिर्फ नई ताकत और संसाधन ही नहीं दिए, बल्कि कई अनसुलझे रहस्य और चुनौतियां भी साथ लाई थी। सिर्फ कुछ ही दिनों में झांग यी ने महसूस किया कि अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। हर बार जब वो और मजबूत होता है, उसके कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। लेकिन पिछले 5 सालों की सारी मेहनत को पीछे मुड़कर देखने पर उसके दिल में गर्व ही गर्व था। तियानहाई सिटी के बादलों के बीच से धूप छनकर आ रही थी। हवा ताजा थी और पूरी सिटी हमेशा की तरह शांत दिख रही थी। लेकिन ये शांति झांग यी के दिल में चल रही उथल पुथल को छुपा नहीं पा रही थी। जैसे ही वो स्पेसशिप से नीचे उतरा, देंग शेनतोंग पहले से ही अपनी टीम के साथ उसका स्वागत करने मौजूद था। मुझे लगा था तुम लोग 1-2 महीने तक वापस नहीं आओगे, झांग यी। इतनी जल्दी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, देंग शेनतोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की सी मजाकिया नरमी थी। झांग यी हल्का सा मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। हाँ, मिशन उम्मीद से जल्दी खत्म हो गया। दूसरे देशों के लोग भी स्पेसशिप से उतरने लगे और झांग यी ने देंग शेनतोंग से कहा कि वो उनके आराम की व्यवस्था कर दे। धरती पर वापस आकर उनके लिए लौटना आसान था। वे कभी भी जा सकते थे। झांग यी इस समय और चीजों में व्यस्त था, इसलिए वो ज्यादा समय उन्हें नहीं दे सकता था। इंद्रा और बाकी लोग भी ज्यादा नहीं रुके। उनकी चांद वाली यात्रा से उन्हें बड़ा फायदा हुआ था और वे सब जल्द से जल्द अपने देशों लौटकर उसे एब्जॉर्ब करना चाहते थे। सबने एक दूसरे से विदा ली और उसी विमान में लौट गए जिनमें वे आए थे। लोगों को विदा करने के बाद झांग यी और उसकी टीम तियानहाई सिटी के केंद्रीय इलाके में लौट आए। रास्ते में कई निवासी झांग यी को देखकर सम्मान से झुककर अभिवादन कर रहे थे, अपने इस संरक्षक देवता के लिए सच्ची श्रद्धा व्यक्त करते हुए। यांग शिनशिन का देव निर्माण प्लान पहले ही शुरू हो चुका था। तियानहाई सिटी से लेकर पूरे हुआक्सू किंगडम तक हर शहर में रोजाना झांग यी के पिछले योगदानों को हाईलाइट किया जा रहा था। धीरे धीरे और बिना महसूस करवाए झांग यी की महिमामयी छवि, खासकर उसकी डेमन गॉड आर्मर वाली छवि, हर नागरिक के दिल में गहरी छपने लगी थी। इस तरह लोगों के दिलों को विश्वास की शक्ति से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। सिटी के बिल्कुल केंद्र में पहुंचकर झांग यी ने स्काईसी फोर्ट्रेस को वापस लिया और सब लोग उस गर्म, आरामदायक, विशाल लग्जरी विला में वापस आ गए। अंदर का तापमान हमेशा 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। स्थिर तापमान, स्थिर ऑक्सीजन और संतुलित नमी के साथ झांग यी ने अपना आर्मर उतार दिया और सिर्फ काला बॉडी फिट बैटल सूट पहने सोफे पर धप से गिर गया। उफ, क्या मजा आ गया। 2 दिन की ये चांद वाली दौड़ भाग ने सच में थका दिया। झोंकर तुरंत आगे आई और अपना नरम सा गर्म गोदत किया उसे दे दिया। फिर उसके सिर की मालिश करने लगी। यांगसिया एक तरफ खड़े होकर जानवरों को स्नैक्स और फल खिला रही थी। आरामदायक और बेफिक्र जिंदगी शायद कुछ ऐसी ही होती है।
झांग यी खिंचकर लेट गया और बोला, मेरे पास अब कुछ काम है। मैं शायद थोड़े दिनों के लिए बंद कमरे में जाऊंगा ताकि इस बार मिले हुए फायदे एब्जॉर्ब कर सकूं। चांद से मिले सारे संसाधन वो खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ टीम के लिए छोड़ दिए। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अपनी ताकत जल्दी बढ़ाओ, समझे? झांग यी ने सबको कहा। अंकल यू ने सिर हिलाया। समझ गए, हम आपको पीछे नहीं रहने देंगे। तभी शू पांगजी हिम्मत करके आगे आया और बोला, लाओ भैया, एक छोटा सा काम था, अगर आप मदद कर दें। झांग यी ने भौं उठाई। क्या है? बोलो, मोटे शू ने कहा। क्या आप मुझे एक ओरिजिन का टुकड़ा दे सकते हैं? बस मेंटल पोल्यूटेड वाले का एक छोटा सा हिस्सा ही काफी है। अब ब्लैक मून प्रीस्ट की जानकारी से उन्हें समझ आ गया था कि शक्तिशाली सुपरह्यूमन का ओरिजिन ही असली रिचुअल स्पिरिट का शुरुआती रूप होता है। झांग यी तुरंत उसका मतलब समझ गया। उसने पास खड़ी ली यांगयांग की तरफ देखा। ये उसके लिए मांग रहा है? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाली कैर? मोटा शू शर्मा कर मुस्कुराया। हमारी टीम अब सब इप्सिलॉन लेवल सुपर ह्यूमन है। यांगयांग हर वक्त साथ रहती है, पर वो ज्यादा योगदान नहीं दे पाती और उसे हमेशा बुरा लगता है। झांग यी हल्का सा रहस्यमय मुस्कुराया। ये बात शिनशिन से पूछो। अभी तो ली यांगयांग उसी की असिस्टेंट है। झांग यी ली यांगयांग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वो उसे सिर्फ मोटे शू के कारण साथ लाया था, पूरी तरह भरोसा नहीं था। लेकिन शिनशिन जैसी दिमाग वाली लड़की के पास रखने का मतलब था। वो कोई भी चाल छुपा नहीं पाएगी। अगर शिनशिन उसे मंजूर करती है तो झांग यी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि अब झांग यी के लिए एक इप्सिलॉन लेवल इन्हून बनाना मुश्किल काम नहीं है। बस सवाल है, जरूरत है कि नहीं। ये सुनते ही मोटे शू ने चमकती आंखों से यांग शिनशिन की तरफ देखा। यांग शिनशिन मुस्कुराई। उसकी काली ऑब्सिडियन जैसी आंखों में हल्की चमक थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो ली यांगयांग की तरफ देखती हुई बोली, यांगयांग, बाद में मेरे साथ आना। ली यांगयांग ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यांग शिनशिन के सामने उसे हमेशा लगता था कि वो पूरी तरह पारदर्शी है, मानो उससे कुछ भी छुप नहीं सकता। देंग शैनतोंग ने सिर हिलाया, जैसे उसे पहले से उम्मीद थी। इसे ठीक से एब्जॉर्ब कर लेना, पर मत भूलना कि अभी कुछ और मामले भी हैं। बाहरी दुनिया लगातार बदल रही है। तुम लोग चांद पर थे, पर इधर भी कई चीजें बदल चुकी है। झांग यी की आंखों में चमक आई। अच्छा, मैं तो बस थोड़े ही दिन बाहर था। यहां क्या नया हो गया? देंग शैनतोंग ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। लगता है दुनिया भर के देशों में एम्ब्रियो लैबोरेटरीज बड़ी मात्रा में बननी शुरू हो गई है। भौतिक दुनिया के नियमों के अनुसार एम्ब्रियो के बनने के तीसरे महीने में ईथर के टुकड़े उसे प्रदान होते हैं। सबसे शुद्ध, बिल्कुल अनछुई ईथरिक ऊर्जा। किसी ने इस कमजोरी को खोज लिया और ईथरिक ऊर्जा पाने के लिए बड़े पैमाने पर एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दिया। झांग यी को ये जानकारी देंग परिवार से मिली थी, लेकिन ये देखकर वो भी हैरान था कि दुनिया इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट में जुट गई। तुम्हें क्या लगता है, हमारी रिसर्च किसने लीक की होगी? झांग यी ने केला खाते हुए पूछा। देंग शैनतोंग ने सिर हिलाया। दुनिया के देशों में अब सूचनाएं लगभग कटी हुई है। इंटरनेट कंट्रोल इतना सख्त है कि हद पार कर चुका है, और इतने कम समय में एक जैसी सोच पूरी दुनिया में उभर आना। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, अवचेतन का संयोग। ये सुनकर पास बैठकर कॉफी पी रहे प्रोफेसर लियोनार्डो दा विंची ने हंसते हुए कहा, ये तो बस 100 मंकीज इफेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।